नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं विरुद्ध दुबे। आइए जानते हैं आज हम किस विषय पर पढ़ने वाले हैं। जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि हम बुक बैंक सीरीज को यहाँ पर लेकर के आए हैं आपके समक्ष, और इस बुक बैंक सीरीज में हम सुभाष कश्यप जी की जो किताब है, जिसे हम हमारा संविधान के नाम से जानते हैं, इस किताब को कवर कर रहे हैं। आगे चलते चलते हम अध्याय 15 में पहुंच गए हैं, और अब अध्याय 15 का नाम है संघ और राज्यों के बीच संबंध, भाग 11, अनुच्छेद 245 से 263। देखिए, साधारण सी बात यह है कि जब हम लोग इस बात की चर्चा करते हैं कि भारतीय संविधान जो है वो किस प्रकार से हमारे देश के स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट करता है, यानी कि हमारा जो कंट्री है उसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो आप देखेंगे भाग 1 में क्या लिखा हुआ है। भाग 1 में किस बात का वर्णन किया गया है कि भारत जो है क्या होगा, भारत जो है वो राज्यों का संघ होगा, राज्यों का संघ होगा। अब इसमें बहुत सारी बातें हैं, राज्यों के संघ होने की कहानी में अगर हम देखें तो बहुत सारी बातें हैं। जब हम आजादी से पहले हैं तो अंग्रेजों का प्रशासन है, और जब अंग्रेजों का प्रशासन है तो उन्होंने केंद्रीय सत्ता अपने हाथ में रखी है। केंद्र जो है वो सशक्त केंद्र है, सशक्त केंद्र है, और पूरी तरीके से जो जितनी भी एडमिनिस्ट्रेशन है, जितना भी प्रशासन है, जो भी प्रशासन का काम है, वो सारा का सारा प्रशासन जो है वो केंद्रीयकृत है, सेंट्रलाइज्ड है, केंद्रीयकृत। हालांकि आप देखोगे कि 20वीं शताब्दी में आगे चल करके जब हम 20वीं शताब्दी में पहुंचते हैं तो उसके प्रारंभिक 2 दशकों के आसपास से सुधार होने थोड़े शुरू होते हैं, और 1935 तक आते आते हमारे यहाँ संघीय प्रणाली जो है वो आ जाती है। हालांकि इस संघीय प्रणाली को लेकर के आने पर भी भारतीय बहुत ज्यादा संतुष्ट नहीं है, क्योंकि थी ही प्रणाली ऐसी। लेकिन फिर भी इतने 250-300 वर्षों के शासनकाल में अंततः जाकर के किसी तरह अगर हमें संघीय प्रणाली मिल रही थी तो वो थोड़ा बहुत हमारे लिए एडजस्टेबल था। बट यही है कि वो बिल्कुल उस तरीके का नहीं था जैसा हम चाहते थे। अंततः 1935 में 1935 में जो भारत परिषद अधिनियम आता है, उसमें संघीय भारत के प्रावधान जो है हमको देखने को मिलते हैं, चाहे वह न्यायपालिका में हो, चाहे वह कार्यपालिका के रूप में हो। उसके बाद देश की आजादी की कहानी तेजी से शुरू होती है। 1947 में देश आजाद होने को होता है। यहां तक कि जब भारतीय संविधान सभा की बैठकें होने शुरू होती हैं तो प्रारंभ में भारतीय संविधान सभा यही निर्णय लेती है कि हम जो है केंद्र को, राज्यों को काफी ज्यादा शक्तियां देंगे, केंद्र को उसके शक्तियों के केंद्र में ही रखा जाएगा, लेकिन उन शक्तियों पर जो एक शब्द यूज होता है जिसको हम बोलते हैं सशक्त केंद्रीय शासन, उसको सशक्त ना बना करके हम राज्यों को भी थोड़ा सा अच्छे अधिकार देंगे। ऐसा माना जा रहा था कि शुरुआत में ऐसा ही होगा। लेकिन बाद में आपको मालूम है कि माउंटबेटन प्लान आता है, और उसके बाद भारत के विभाजन की कहानी तय हो जाती है, दृढ़ हो जाती है। और जब ये खबर हो ही जाती है कि अब भारत का विभाजन सांप्रदायिक आधार पर होगा ही होगा, तब फिर संविधान सभा ने इस बात का निर्णय लिया, या संविधान सभा में जो उस समय समितियां चल रही थी, उसमें जो मीटिंग्स चल रही थी, उनके द्वारा यह निर्णय लिया गया कि हमें राज्यों को शक्तियां देनी है, लेकिन सशक्त केंद्र रखना पड़ेगा। ये बात यहां पर तय कर दी गई। तो आप देखोगे जब भारत का निर्माण हो रहा है और उसमें जब संविधान में भाग 1 देख रहे हैं तो इसमें लिखा है भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन आप हमेशा जानते हैं कि भारत में संघ का जो प्रणाली है, ये जो एक जिसको हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ स्टेट है ना, इंडिया जो है उसके बारे में क्या बोला गया, देयर शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट। तो यूनियन ऑफ स्टेट में यूनियन की जो विचारधारा है और जो फेडरलिज्म की जो विचारधारा है, फेडरलिज्म की जो विचारधारा है, उसका संयुक्त रूप हमको देखने को मिलता है। अगर हम देखें तो संघीय मामले और यूनियन के मामले में अगर हम देखें तो थोड़ा सा अंतर हमको ये देखने को मिलता है, अन्य देशों की भांति अंतर ये देखने को मिलता है कि हमारे यहाँ जो भी राज्य हैं वो केंद्र के साथ किसी भी प्रकार के समझौते के साथ नहीं जुड़ते हैं। यानी हमारे देश में कुछ समय पहले तक जम्मू कश्मीर को अपवाद स्वरूप अलग मान लिया जाए, बाकी राज्यों के साथ यदि अगर हम देखते हैं तो राज्य जो है, कोई भी राज्य जो है भारत में जुड़ेगा संविधान के नियमों के तहत, किसी शर्तों के तहत नहीं जुड़ेगा कि हम इतने समय के लिए जुड़ेंगे, हमें ये चाहिए तभी हम जुड़ेंगे, फलाना ढिकाना। स्वतः जुड़े हुए हैं। इसका सीधा सा अर्थ ये हो गया कि इनका विलय तो हो सकता है, अर्थात इनको जोड़ा तो जा सकता है भारत के अंतर्गत, लेकिन इन्हें निकाला नहीं जा सकता है, विघटित नहीं किया सकता है। कोई भी राज्य केंद्र से विघटित नहीं हो सकता है। ये जो प्रणाली है ये विशेष है हमारे यहाँ, तो इसीलिए हम इसको अर्धसंघात्मक भी बोलते हैं। लेकिन ऐसे में जब हमारा केंद्र सशक्त हो जाता है तो फिर राज्यों के अधिकार जो हैं, राज्यों के जो अधिकार हैं उनके
राज्यों के जो अधिकार हैं उनके छीनने या न बने रहने का एक संदेह बनता है। लेकिन हमारे प्यारे से संविधान ने इस चीज को बड़े ही खूबसूरत तरीके से संयोजा है कि ऐसी स्थितियां ना आए। अगर हम देखें तो हमारा देश जो है केंद्रीय रूप से सशक्त जो है किसी आपात की स्थिति में ही होता है, जब कोई आपात की स्थिति आती है। अन्यथा तो नॉर्मल चलता रहता है। राज्यों के पास अपने अधिकार होते हैं, अपने राज्य को एक देश की भांति चलाने के सारे अधिकार लगभग हमारे राज्यों को मिलते हैं। इसीलिए राज्यों की अपनी सरकार होती है, गवर्नर होता है, नीतियां होती हैं, नीति बनाने की शक्ति होती है, कानून बनाने के अधिकार होते हैं, उसे लागू करने की प्रणालियां होती हैं, उसकी सुरक्षा की प्रणाली होती है। तो एवरीथिंग वैसे ही होती है जैसे केंद्र के साथ होती है। लेकिन जब कोई आपात स्थिति आती है तो ये सारे अधिकार जो है वो केंद्र से ले लिए जाते हैं, राज्यों से ले लिए जाते हैं और सारी चीजें केंद्र के ऊपर आकर के सशक्त हो जाती है। इतनी सी बात सबको समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो आज का जो सेशन है इसमें हम लोग एमसीक्यूज के माध्यम से इन्हीं के ऊपर चर्चा करेंगे और किन किन चीजों को अध्याय में कवर किया गया जल्दी से देख लेते हैं। इसमें केंद्र राज्य संबंध है, विधायी संबंध है, प्रशासनिक संबंध है, वित्तीय संबंध है राज्य और केंद्र के, और संघ बनाम केंद्र के बारे में जो रिश्ते हैं उनके ऊपर चर्चा की गई है। एमसीक्यूज आज के सेशन में बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन को हम लोग अगले सेशन में दूसरे एमसीक्यूज के साथ में रखेंगे। आज का थोड़ा सा समय आपका जरूर कम रहेगा लेकिन बहुत ही कीमती रहेगा। सभी एमसीक्यूज को ध्यान से देखिएगा जो भी हम आज यहाँ पे कवर कर रहे हैं। सबसे पहला निम्नलिखित में से कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? कौन सा मद भारत के संविधान की समवर्ती सूची में है? जब कभी भी विशेष प्रकार की लिस्ट की बात करी जाती है तो ये इस प्रकार की अवधारणा है। पहली बात तो ये भारतीय संविधान में भारत शासन अधिनियम 1935 से बहुत ज्यादा प्रेरित है, जिसमें 3 प्रकार की सूचियां बनाई गई थी, जिन्हें आप जो है संघ सूची या फिर उस समय केंद्रीय सूची कह सकते थे। वर्तमान समय में क्या है, ये संघ सूची के नाम से जानी जाती है। इसके अलावा इसको हम लोग राज्य सूची भी कहते हैं। इसके अलावा हम इसे समवर्ती सूची भी कहते हैं। तो इन सब चीजों को हमें यहां पर ध्यान रखना चाहिए कि संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, ये तीनों लिस्ट जो हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। अब संघ सूची यहां पर बात करी जा रही है, समवर्ती सूची यानी कॉन्क्यूरेंट लिस्ट जिसको बोलते हैं, उसके संबंध में पूछा जा रहा है कि कौन सा समवर्ती सूची में है। तो क्या जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, लोक व्यवस्था और स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर या निखत निधि यानी ट्रेजर ट्रोव जो होता है, वो कौन सा मद जो है वो संविधान की समवर्ती सूची में है? देखिए, जब हम इन लिस्ट की बात करते हैं तो इन लिस्ट का वर्णन जो है अनुसूची 7 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? अनुसूची 7 में, भारतीय संविधान की अनुसूची 7। ठीक है, भारतीय संविधान की अनुसूची 7 जो है वो क्या कह रही है कि भारत में जो भी प्रशासनिक कार्य हैं और नीतियां बनाने की जो चीजें हैं उनको 3 अलग अलग बास्केट में रखा जाएगा। कुछ ऐसे विषय होंगे जिन पर कानून केवल केंद्र बनाएगा, बाकी कोई नहीं बना सकता। इसके अलावा दूसरे विषय ऐसे हैं जिस पर अधिकार दिया गया है राज्यों को कि भाई इन विषयों पर आप जो है कानून बना सकते हैं, तो राज्य उन पर कानून बनाता है। और समवर्ती सूची ऐसी सूचियां हैं जिनमें माना जाता है कि केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर के इस पे जो है कानून बनाने का अधिकार होना चाहिए। तो ऐसे विषय जो है इसमें रखे गए। यहां यह ध्यान रखने की जरूरत है कि किसी भी केंद्र के विषय पर किसी भी राज्य को कानून बनाने का अधिकार नहीं है, परंतु राज्य के विषयों पर यदि संभव हुआ तो राज्य के विषयों पर केंद्र कानून बना सकता है। यानी राज्यों के मामले में संघ इंटरफियर कर सकता है, लेकिन संघ के मामले में राज्य इंटरफियर नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि कहीं ना कहीं संघ से जो शक्तियां हैं वो राज्यों तक क्या गई हैं, उनको डिसेंट्रलाइज किया गया है, विकेंद्रीकृत किया गया है। तो यह अनुसूची 7 में। अगर हम अनुसूची 7 में संघीय सूची की बात करते हैं तो संघीय सूची में मूल रूप से अगर आप देखेंगे तो 97 विषय हुआ करते थे, 97 विषय। मूल रूप से संघीय सूची में कितने विषय हुआ करते थे? 97 विषय हुआ करते थे। लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या कितनी हो गई है? आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। इसी तरीके से अगर हम राज्य सूची की बात करें तो राज्य सूची में 66 विषय हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय में कितने हैं? राज्य सूची में 66 विषय मूल रूप से हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान रूप में आप देखोगे तो 61 विषय हैं। कितने विषय हैं? 61 विषय हैं, 61। इसी तरीके से अगर हम समवर्ती सूची की बात करते हैं तो मूल रूप से इसमें 47 विषय थे। कितने विषय थे? 47 विषय थे, लेकिन अब इसमें विषयों की संख्या कितनी हो गई है? लगभग 52 हो गई है। तो कहने का मतलब यह है कि इन 52 विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं।
इस पर केवल राज्य कानून बना सकता है, इन पर जो है केवल केंद्र कानून बना सकता है, लेकिन इनमें अगर केंद्र चाहे तो कानून बनाने की संभावना रख सकता है। ठीक है, तो अब देखिए जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन की बात करते हैं। तो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन, अच्छा अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या किया गया था, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में ये जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन है ये आता है। जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन ये विषय किसका है, ये समवर्ती सूची का, अर्थात इस पे राज्य और केंद्र दोनों मिलकर कानून बनाएंगे। ये बात स्थिति जो है आपको स्पष्ट हो गई होगी। ठीक है, इसके अलावा तमाम सारे विषय हैं जैसे कि मैंने आपको यहां पर बताया। अच्छा, इसमें जो है आपको ध्यान रखना है, जैसे कि शिक्षा पूछ लिया जाए, बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। जैसे कि वन पूछ लिया जाए, ठीक है, शिक्षा, वन, ये सब जो है किसके मामले हैं, ये सब मामले जो है वो समवर्ती सूची के हैं। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो इसके अलावा जो है सिविल प्रक्रिया है, विवाह एवं तलाक है। ठीक है, विवाह एवं तलाक भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, विवाह एवं तलाक, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये विषय है। इसके अलावा जो है बिजली वगैरह है, ये सब आपके समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, श्रम कल्याण वगैरह जो है ये सब भी आपके समवर्ती सूची में आते हैं। लोक व्यवस्था और स्वच्छता की अगर हम बात करें, लोक व्यवस्था जो है ये राज्य सूची का विषय है, जबकि स्वच्छता जो है ये समवर्ती सूची का विषय है। तो समवर्ती सूची में स्वच्छता आता है, स्वच्छता। और जो लोक स्वास्थ्य है, लोक स्वास्थ्य जो है ये आपका राज्य सूची में आता है। किसमें आता है, लोक स्वास्थ्य राज्य सूची में। लोक राज्य के साथ साथ लोक व्यवस्था, लोक व्यवस्था या लोक स्वास्थ्य, ज्यादातर लोक से संबंधित जो चीजें। इसके अलावा पुलिस, पुलिस जो है वो चाहे मतलब किसी क्षेत्र की पुलिस हो, रेलवे वगैरह की जो पुलिस होती है, रेलवे वगैरह की पुलिस, ये भी इसी के अंतर्गत ही आती है, राज्य सूची के अंतर्गत ही आती है, ध्यान रखना है। ठीक है, जबकि सेना जो है वो केंद्र का विषय है, सेना जो है वो किसका विषय है, केंद्र का विषय है। इसी तरीके से अगर हम प्रति व्यक्ति कर की बात करते हैं तो प्रति व्यक्ति कर जो है ये भी राज्य सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है। ठीक है, तो ये तमाम सारी लिस्ट हैं जो हमको ध्यान रखनी है। संघ सूची में रेलवे भी आता है, बैंक भी आता है, जनगणना भी आती है, आरबीआई आता है, निगम कर आते हैं वगैरह, परमाणु ऊर्जा है, नागरिकता बहुत इंपॉर्टेंट है, सिटीजनशिप, विदेशी मामले हैं, प्रतिरक्षा का मामला है, ये सब आपका जो है केंद्र सूची के अंतर्गत आता है। ठीक, मतलब संघ सूची के अंतर्गत आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको आपको ध्यान रखना है तमाम सारी लिस्ट में। तो इसका आंसर आपको पता चल गया होगा। अगले क्वेश्चन पर तरफ चलते हैं। संघ एवं राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, या राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, या किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से ही निलंबित किया जा सकता है। जल्दी से बताइए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। जल्दी से सभी लोग बताइए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। कि संघ और राज्य के बीच करों का विभाजन संबंधी प्रावधान, मतलब जो करों का विभाजन है वो संघ और राज्यों के बीच विभाजन संबंधी प्रावधान को वित्तीय आपात के समय, देखिए कर के मामले में एक बात आपको बता दें, कर जो है, टैक्स जो है, ये केंद्र का विषय है, राज्यों का भी विषय हो सकता है, लेकिन यहां यह ध्यान रखना जरूरी है कि कर जो है बिना विधि के आरोपित नहीं हो सकते। बिना विधायी प्रक्रिया से निर्धारित विधि के इन करों को किसी पर भी आरोपित नहीं किया जा सकता। यानी कर आरोपित करने के लिए कानून होना चाहिए। कोई भी, मतलब अगर हम देखें तो यूं ही जैसे कोई भी सरकार जो है बिना कानून बनाए करों का आरोपण नहीं कर सकती। करों का आरोपण करने के लिए कानून की आवश्यकता है। लेकिन हाँ, शुल्क का आरोपण जो है वो किया जा सकता है। शुल्क का आरोपण जो है वो किया जा सकता है। शुल्क अलग है, कर अलग है। ठीक है, ध्यान रखना है इस चीज को। तो यहां पर अगर देखा जाए तो पूछा गया है संघ एवं राज्य के बीच करों के विभाजन संबंधी प्रावधानों को वित्तीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है, किसी भी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है, या मात्र राज्यों की विधायिकाओं के बहुमत की सहमति से निलंबित किया जा सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया जा सकता है। ठीक, करों का विभाजन संबंधी प्रावधान जो है वो राष्ट्रीय आपात के समय निलंबित किया सकता है। ऐसे में राज्यों से कर बनाने का अधिकार को लेकर के वो केंद्र सरकार जो है अपने पास ले सकती है उसको। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। भारतीय संविधान ने अवशिष्ट अधिकारों को कहां रख दिया है, संघीय सरकार को दिया है, राज्य सरकारों को दिया है, संघीय तथा राज्य सरकारों दोनों को दिया है, ना ही संघीय को दिया है ना ही राज्य सरकारों को।
अब जब हम अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं, जब हम अवशिष्ट शक्तियों की बात करते हैं, अवशिष्ट जो विषय हैं उनसे उन पर कानून बनाने की जो शक्ति की जब हम बात करते हैं, तो हम बात कर रहे होते हैं अनुच्छेद 248 की। किसकी बात कर रहे होते हैं? अनुच्छेद 248 की, अवशिष्ट शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार। और ये अधिकार जो है वो केवल किसको है? ये अधिकार जो है वो केवल केंद्र को है। पहले अगर देखें 1935 में, 1935 में भारत शासन अधिनियम में इस प्रकार के अधिकार जो है वो गवर्नर को हुआ करते थे, गवर्नर जनरल को। जब हमारा भारतीय संविधान है तो अनुच्छेद 248 के अनुसार इस पर जो कानून बनाने का अधिकार है वो केवल केंद्र को है। किसको है? केंद्र को है, राज्यों को नहीं है। लेकिन हमें समझना होगा कि अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, अवशिष्ट शक्तियां क्या हैं, या अवशिष्ट विषय क्या है, इससे संबंधित शक्तियां क्या हैं। इसको अगर हम समझे तो मैंने कहा कि 3 सूचियां हैं, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। अलग अलग सूचियों में अलग अलग विषय हैं, कुछ विषय इसमें हैं, कुछ विषय इसमें और कुछ विषय इसमें, हमने आपको बताया। मान लेते हैं निकट भविष्य में या कभी भी कोई ऐसा विषय आ जाए, कोई ऐसा विषय आ जाए जिसका वर्णन ना इसमें किया गया हो, ना इसमें किया गया हो, ना इसमें। हर एक में मैंने बताया ना विषय लिखे हुए हैं। जैसे समवर्ती सूची मैंने आपको बताया कि 52 विषय हैं, इसी तरीके से राज्य सूची में 61 विषय हैं, इसी तरीके से संघ सूची में 99 विषय हैं। तो इन विषयों के अलावा अगर कोई विषय आ गया तो क्या होगा? तो ऐसे प्रत्येक विषय जिनका वर्णन इनमें में से किसी भी लिस्ट में नहीं हुआ है, ऐसे प्रत्येक विषय को हम अवशिष्ट शक्तियां कहेंगे। और इन शक्तियों पर कानून बनाने का अधिकार एकमात्र तरीके से किसका होगा? संघ का होगा या केंद्र विधानमंडल का होगा। ठीक है, इसके अलावा कोई भी इस पर कानून नहीं बना सकता है। तो संघीय सरकार को दिया गया है। किसको दिया गया है? संघीय सरकार को। ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए, अंतरराष्ट्रीय संधियों को भारत किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद कोई भी कानून बना सकती है। तो भारत के किसी भी भाग अथवा संपूर्ण भाग में लागू करने के लिए संसद विधि बना सकती है। अंतरराष्ट्रीय संधि या कर से संबंधित जो बातें हैं ये अनुच्छेद 253 में दी गई हैं। किसमें दी गई हैं? आर्टिकल 253 में दी गई हैं, अनुच्छेद 253 में दी गई हैं। और यहां पर देखा जाए तो इसके लिए किसी राज्य की सहमति की आवश्यकता नहीं है, अर्थात बिना किसी राज्य की सहमति के भी केंद्र जो है या केंद्रीय संसद जो है वो इस पर कानून बना सकती है। तो इसमें नो डाउट करेक्ट आंसर जो है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। जो 7वीं अनुसूची है, 7वीं अनुसूची में जो जिसको बोलते हैं प्रविष्टि संख्या जो 14 है उसमें इससे संबंधित प्रावधान दिए गए। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया? बिना किसी राज्य की सहमति के अंतरराष्ट्रीय संधियों को जो भारत बना सकता है, भारत के किसी भाग पर लागू करने से संबंधित जो कानून है वो बना सकता है कौन? केंद्रीय संसद या भारत की संसद। ठीक है, करेक्ट आंसर पता चल गया। चलिए थोड़े अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संघीय संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। यानी कि मैंने आपको बताया था कि राज्य सूची में जो विषय हैं इस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र को भी है, लेकिन किस प्रकार से है? अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संबंधित राज्य की सहमति से, राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू रहने की अवस्था में, या राष्ट्रीय हित में जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से इस हेतु प्रस्ताव पारित करे। देखिए, अंतरराष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु अभी जस्ट मैंने आपको बताया, यानी कोई भी अंतरराष्ट्रीय समझौता है, संधि है, उसको लागू करने के लिए ऐसे विषयों पर, चाहे वो राज्य सूची का ही विषय क्यों ना हो, अगर वो अंतरराष्ट्रीय संधि समझौते से संबंधित है तो उसको प्रभावी करने के लिए केंद्र कानून बना सकता है। तो निश्चित रूप से सही है। अगर राज्य सहमति देता है कानून बनाने की तब तो निश्चित रूप से बना सकता है केंद्र उस पर। राज्य में राष्ट्रपति शासन यदि अगर लागू आ जाए तो इसका मतलब ही है कि वहां का राज्य का विधानमंडल समाप्त हो चुका है, अब सारा काम केंद्र करेगा। तो ऐसी अवस्था में केंद्र उसके लिए कानून बनाएगा ही, फिर वो विषय चाहे राज्य के हों चाहे केंद्र के हों। राष्ट्रीय हित का अगर कोई विषय आता है जिसमें राज्यसभा ऐसे मसले जो राज्य के हैं और राष्ट्रीय हित के हैं, अगर उस पर कानून लाना है तो सबसे पहले राज्यसभा में चर्चा होगी, लोकसभा में चर्चा नहीं होगी उसकी। तो राज्यसभा के 2/3 बहुमत से इस हेतु जो है वो प्रस्ताव पारित होना चाहिए। तो ये वाला नियम भी बिल्कुल सही है, अर्थात 4 के चारों पॉइंट जो है इसमें क्या है? सही है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ऐसे विषयों पर कानून जो है वो कौन बनाता है? राज्य के ऐसे विषयों पर कानून केंद्र बनाता है, जो यहां पर लिखे गए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये जो छोटा सा आज का सेशन पर महत्वपूर्ण सेशन जो आपको मिला है, आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा। अगले सत्र में हम इसके विषय में
और ज्यादा डीप रूटेड चीजें पढ़ने का प्रयास करेंगे। ये फौरी तौर पर कुछ चीजें हमने आपको बताई थी जिसमें हम आपको एक ओवरव्यू दे सके हैं। कल इसको थोड़ा सा डीपली समझने का प्रयास करेंगे और इससे संबंधित अन्य प्रश्नों को हम आपके समक्ष लेकर के आएंगे। आज के इस सेशन में फिलहाल इतना ही। आप इस सेशन को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। पीडीएफ पाने के लिए जो पीछे मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप दिखाया था और उसका जो क्यूआर कोड दिखाया था, आप उसे स्कैन करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं पीडीएफ प्राप्त करने के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।